नमस्कार। सत्ता, सियासत और मीडिया, इन तीनों के गठजोड़ की बात हर बार होती है और ये कहा जाता है कि मीडिया है तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के तीन स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। चौथा स्तंभ मीडिया को माना गया है। लेकिन ये खबर पालिका आजकल सवालों के घेरे में है। कई सवाल मीडिया के ऊपर उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मीडिया आज निष्पक्ष नहीं रहा है, अपने मिशनरी भाव से दूसरे रास्ते पर चला गया है, जन सरोकार कहीं गौण हो गए हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के एक नए तरह का नैरेटिव मीडिया क्रिएट कर रहा है। आखिर लोकतंत्र के विकास में मीडिया की भूमिका है या नहीं, और है तो किस हद तक है? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ रायपुर साइंस कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विनोद दुबे मौजूद हैं। आप भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है, राजनीति, सत्ता, सियासत में भी दिलचस्पी लेते होंगे। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोकतंत्र से आपका क्या तात्पर्य है और क्या समझते हैं कि भारत में लोकतंत्र है? भारत में एक सशक्त लोकतंत्र है और भारत विश्व में लोकतंत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यदि हम देखें तो अमेरिका, इंग्लैंड की बात करें, जो कि लोकतंत्र के जनक रहे हैं, पर भारत में प्राचीन काल से लोकतंत्र रहा है और वर्तमान में भारत में लोकतंत्र बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। इसका और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। लोकतंत्र के विकास में मीडिया किस तरह से सहायक होता है? देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन मुख्य स्तंभ हैं किसी भी राज्य के संचालन के लिए। लेकिन इन पे किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाकर, नियंत्रण कर कर उनको अपने कार्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और भारत का मीडिया इस क्षेत्र में बहुत सक्सेसफुल रहा है। आप टेलीविज़न ज़्यादा देखते हैं या अखबार ज़्यादा पढ़ते हैं? आ, अभी यदि वर्तमान में मैं बोलूँ तो टेलीविज़न और अखबार से ज़्यादा रूबरू नहीं हो पाता हूँ, पर मैं मोबाइल फ़ोन के द्वारा न्यूज़ भी देखता रहता हूँ समय समय पर, और सोशल मीडिया में भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ से भी जो न्यूज़ आती है वो भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो सोशल मीडिया पर जो समाचार चैनलों की, अखबारों की जो लिंक्स आती हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं या जो मीम्स टाइप के कुछ भी उस पे शेयर होता है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, जो लिंक्स आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अमूमन क्या हो रहा है, आजकल जो भी समाचार आते हैं मुख्य रूप से उनके लिंक्स कहीं न कहीं से सोशल मीडिया में आ जाते हैं और मैं उनको क्लिक करके, उनको खोल के मैं उनको पढ़ता हूँ ज़रूर, निश्चित रूप से। कभी-कभी कुछ न्यूज़ चैनल्स भी हैं जो कि टाटा स्काई वगैरह से जैसे जुड़े हुए हैं, तो चूँकि टाटा स्काई प्रिस्क्राइब किया हुआ मैंने, तो उसको वहाँ से मैं वहाँ पे न्यूज़ चैनल भी देखता रहता हूँ कभी-कभी। वास्तव में देखा जाए तो न्यूज़ और ये जो समाचार हैं वो मानव के जीवन के, चूँकि हम सामाजिक प्राणी हैं, वो अभिन्न अंग है और मानव उससे जुड़ के ही रहना चाहता है। तो किसी न किसी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, हम सब कहीं न कहीं से हमारे आसपास क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखते हैं। कहा जाता है कि मीडिया जनता की जुबान होता है, कमज़ोर की आवाज़ होता है, और जहाँ सत्ता के गलियारों में निरंकुशता और बुराई का वास होता है, वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। आप ऐसा मानते हैं कि मीडिया अपने इस उद्देश्य को पूरा कर रहा है? यदि मैं ऐसा कहूँ कि मीडिया एक निश्चित रूप से रचनात्मक भूमिका निभाता है। देखिए, किसी भी प्रोफेशंस के दो हिस्से होते हैं, पर मुख्य रूप से देखा जाए तो अपनी आपको प्रतिष्ठा कायम करनी है और यदि लंबे समय तक आपको उस क्षेत्र में रहना है, तो आपको सच्चाई के साथ रहना होगा। और मीडिया में भी इस तरह से देखा जाए तो मीडिया आज यदि हम बोलें आम जन की आवाज़ है। जितने भी बड़े-बड़े आंदोलन हुए हैं, आप देखिए, अभी किसान आंदोलन चल रहा है वर्तमान में, या फिर अन्ना हज़ारे जी का आंदोलन था। इन सबको मुख्य रूप से लोगों तक पहुंचाने में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है मीडिया ने। तो समाज को जागरूक करने में, मतदाताओं को उसको रुख तय करने में मीडिया की एक सकारात्मक भूमिका रही है और वर्तमान में उसकी सार्थकता है। मतदाताओं का रुख तय करने में इससे आपका क्या मतलब है? यानी कि क्या मीडिया मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है? देखिए, मतदाता राजनीतिक पार्टियों के कार्यों का अवलोकन तो करता रहता है,
लेकिन त्वरित रूप से कुछ मुद्दे क्या होते हैं, कभी कभी लोगों को बहुत प्रभावित कर लेते हैं और ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरह से उनके वोट को प्रभावित करने का काम करते हैं। कुछ त्वरित मुद्दे उठ जाते हैं कभी कभी। तो निश्चित रूप से मीडिया वैसे तो काम करता है, लेकिन त्वरित मुद्दों को भी उठाकर वो मतदाताओं के मतों को प्रभावित करने का काम भी करता है। यानी आप मानते हैं कि 2012 में जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, निर्भया गैंगरेप कांड हुआ, अरविंद केजरीवाल का अनशन हुआ, सीएजी विनोद राय की जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 2G स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, कलमाड़ी जिसमें फंसे, कई तरह के जो घोटाले निकल के आए थे, उन सब चीज़ों को मीडिया ने जिस तरह से हाईलाइट किया, लगातार एक कैंपेन चला करके लोगों को जागरूक किया, उसके बारे में बताया, और उसके बाद 2014 में जब इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो कांग्रेस पार्टी का एक तरह से वजूद ही ख़त्म हो गया। राजनीतिक तथ्यों पर तो मैं इतनी टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि वर्तमान में जो मीडिया है, जिस तरह से खुफिया कैमरे और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकने में मीडिया का, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और किसी तरह के यदि कोई भी भ्रष्टाचार होता है तो कहीं ना कहीं वो मीडिया की नज़रों में आ जाता है और आम जन तक उसकी खबर पहुंच जाती है। तो इससे हुआ ये है कि समाज में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता बढ़ी है और राजनीतिक पार्टियां भी ज़्यादा सतर्क हुई हैं। तो अब आने वाले समय में वही राजनीतिक पार्टी सस्टेन कर पाएगी जो इन सब चैलेंजेस को लेकर चलेगी। मतलब आप में कितनी, आपकी विचारधारा में आपकी कितनी क्लैरिटी है, और आप पब्लिक से बहुत चीज़ें छुपा पाना अब संभव नहीं होगा आने वाले समय में। तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि राजनीतिक पार्टियाँ इस रूप में इस चीज़ को ले रही हैं और इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया है और उसके लिए अपने आप को तैयार करने का काम कर रही हैं। तो आने वाले समय में जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियों में पहले जो चीज़ें दब जाती थी, जैसे भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप जैसे आपने उठाया, तो अब वो चीज़ दबा पाना संभव नहीं होगा। तो इस तरह से इसको, ये जो भी पार्टी इस चीज़ को लेकर चलेगी वही आगे चल के सस्टेन करेगी। आम लोगों के स्तर पर देखें तो राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर मीडिया क्या प्रभाव डालता है? देखिए, यदि मैं सामाजिक स्तर की बात करूं, तो समाज में मुख्य रूप से जागरूकता फैलाने में किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप जैसे अभी कोविड का मामला चल रहा है तो उसमें आप देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, तो लोगों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, तो शिक्षा के क्षेत्र में देखें, तो अभी यदि आप बात करें तो औद्योगिकरण जो हो रहा है और विश्व में जो भी घटनाएं घट रही हैं, तो सारे का यदि सब चीज़ों को यदि मनुष्य तक पहुंचाने का काम है, समाज तक पहुंचाने का काम है, तो मीडिया करता है। तो इस तरह से मीडिया सामाजिक मुद्दों को प्रभावित करता है। दूसरी चीज़, आप जैसे बात की राजनीतिक क्षेत्र में, तो राजनीतिक क्षेत्र में मैंने जैसे बताया कि राजनीतिक विचारधारा को, इस पार्टी की राजनीतिक विचारधारा होती है, लेकिन उसको सही रूप में लागू करना और उसमें किसी भी तरह के यदि कोई पार्टी ज़्यादा यदि भ्रष्टाचार और अन्य चीज़ों में कहीं कोई, मान लीजिए कोई ऐसा लिप्त हो जाती है, तो मीडिया उसको सतर्क करने का काम करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, चूँकि हम सामाजिक प्राणी हैं, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रभावित करता है, तो मानव का दृष्टिकोण किस तरह से होगा, धीरे धीरे जिस तरह से आप मीडिया में जैसे आप रोज़ जो पढ़ते हैं, देखते हैं, वैसा आपका दृष्टिकोण का विकास होता है। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। तो मीडिया जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। सरकारों की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, पेयजल से जुड़ी हो, कृषि से जुड़ी हो, आर्थिक स्तर पे किसी व्यवस्था से जुड़ी हो, मीडिया इनका भी प्रचार प्रसार करता है। तो क्या आपको लगता है कि मीडिया इन योजनाओं को, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको आम जनता तक सही तरीके से पहुंचा देता है? देखिए, अभी वर्तमान में जो ब्रेकिंग न्यूज़ है या जो भी बाज़ार में जो चीज़ें आसानी से लोग जिसको ग्रहण करते हैं, निश्चित रूप से मीडिया उसको प्रमुखता देता है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जो सामाजिक योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए मीडिया एक सशक्त माध्यम है। जैसे आधार कार्ड से देखिए आप, आधार कार्ड से यदि विभिन्न शासकीय योजनाएं लिंक हैं और जब ये मीडिया के द्वारा ये खबर प्रकाशित होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अभी लगभग हर व्यक्ति का अपना आधार कार्ड है। तो इस तरह से समाज जो भी शासकीय योजनाएं हैं उनको, उनके लाभ के बारे में जब मीडिया से कोई व्यक्ति, आम जनता को जब उसके बारे में पता चलता है, तो उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है। तो शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार में, विस्तार में, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मीडिया को राजनेताओं के गठजोड़ का हिस्सा कहा जाता है। आपको लगता है कि अपराध को कम करने में मीडिया कहीं कारगर है?
हाँ, निश्चित रूप से कारगर है, अपराध को कम करने में कारगर है। अभी आप देखिए, आज ही की बात है, यूपी में एक जो यूपी का एक बहुत कुविख्यात अपराधी था, और उसको जब पंजाब से यूपी लाया जा रहा था तो उसके पीछे पूरा मीडिया कवरेज था कि कहीं उसका इनकाउंटर ना हो जाए। तो न्याय व्यवस्था पे लोगों का विश्वास, जो पहले जो चीज़ें छुपी रह जाती थी, अब वो मीडिया के आने से वो चीज़ें उतनी आसान नहीं रही छुपाना। तो हर चीज़ों को पब्लिक तक लाना और राजनीतिक जो अपराध संरक्षण है उसको भी कम करना, इसमें मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक जागरूक मीडिया यदि किसी देश का है तो उस देश के लोकतंत्र के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है। एक ज़माने में जब सिर्फ दूरदर्शन और आकाशवाणी हुआ करते थे और यही प्रचार प्रसार का तंत्र था, 95 के दशक में निजी न्यूज़ चैनल्स का आगमन हुआ। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली गई। 2000 के दशक में एक तरह से रीजनल न्यूज़ चैनल्स का सूत्रपात हो गया। एक बड़ी संख्या में मीडिया ने सन 2000 से लेकर के 2009-10 के बीच में उड़ान भरी है। तमाम मीडिया हाउस खुले हैं जिनमें अखबार भी हैं, टीवी चैनल्स भी हैं। लेकिन 2014 के बाद से मीडिया का जो एक पतन कहा जा रहा है, नैतिक पतन, कि वो तथ्यों को छुपाता ज़्यादा है और सच को दिखाता कम है, ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या आप भी ऐसा मानते हैं एक आम नागरिक के तौर पर कि मीडिया अपनी सही मिशनरी भाव से कहीं अलग हो गया है, या कहें कि दिशा भ्रमित हो गया है? देखिए, जो जब तक शासकीय मीडिया था तो निश्चित रूप से निजीकरण होना और प्रतिस्पर्धा होना अच्छी बात है, क्योंकि शासकीय तंत्र ही हर चीज़ों को पूरी तरह से समाज पे रखे, लोगों पे रखे, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो निजीकरण होना एक अच्छी बात है। और जिस तरह से हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होती है, तो प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए कुछ लोग गलत सहारे का उपयोग कर लेते हैं। तो वो हर क्षेत्र में, वो यदि आप मीडिया की बात करें, चाहे समाज के जिस क्षेत्र की बात करें, वहाँ भी है। लेकिन ये कि ऐसा आकलन करेंगे तो मीडिया के अलग अलग समूह का नाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा तो जाता है, लेकिन जो आम जन है वो भी बहुत आज जागरूक हो गया है। वो उसको जो चीज़ जहाँ से लेनी होती है वो चीज़ वहाँ से ले लेता है। कभी एक चैनल क्लिक करके वहाँ की न्यूज़ देखता है, तो कभी दूसरी चैनल क्लिक करके वहाँ की न्यूज़ देखता है, और अपने विवेक के अनुसार से फिर वो अपना एक मत बना लेता है। तो निश्चित रूप से मीडिया के अलग अलग हाउसेस हैं, उनका नाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जोड़ा जाता है, ये तथ्य सत्य है। लेकिन आम जन उसमें से अपनी चीज़ों को निकाल लेता है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं तो क्या मीडिया स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बन गया है कि राजनेता अपने हिसाब से मीडिया को चलाना चाहता है, नौकरशाह अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और आम जनता जो उसको जिस वक्त मीडिया की ज़रूरत हो तो वो चाहता है कि वो मेरे हिसाब से मेरी ही बात करे? देखिए, मैंने बात कही थी, मैं फिर से इस पे बात पे कहना चाहूँगा। बहुत से जो चैनल आते हैं, और लेकिन लंबे समय तक किसी चैनल को यदि रहना है इस क्षेत्र में, तो उसको अपनी एक प्रतिष्ठा और अपना एक नाम कायम करना पड़ेगा समाज में। और वो तभी होगा जब वो मतलब खबरों को वो निष्पक्ष भाव से लंबे समय तक वो प्रसारित करेंगे। वो यदि वो अपने स्वार्थों के बस में आकर यदि किसी खबर को तुरंत जो ब्रेकिंग न्यूज़ जैसा कुछ प्राथमिकता देते हैं, तो वो लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे मीडिया हाउस। तो उनकी भी एक, देखिए, समाज में निश्चित रूप से मानव है ये कि एक स्वार्थी प्राणी है, तो वो अपने स्वार्थ की वो देखता है। लेकिन यदि आपको लंबे समय तक किसी भी फील्ड में रहना है, तो वहाँ पे आपको निष्पक्षता और सत्य को ही दिखाना होगा। और ऐसे बहुत से मीडिया हैं अभी भी वर्तमान में जो कि इस तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, और लोगों को सच्ची खबर भी, मतलब लोगों को सच्ची खबर मिल रही है। ऐसे अभी दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। सर्दियों के समय वहाँ पर कुछ किसान नेताओं ने कहें या कुछ जो भी आम पब्लिक थी, उन्होंने कुछ मीडिया के बड़े पत्रकारों के चेहरे के साथ उनके जिन चैनलों के नाम के साथ पोस्टर लगाए थे, और उनको भद्दी भद्दी गालियाँ और कई तरह के उपमाओं से उनको नवाजा था, जो मतलब कहीं से भी संसदीय शब्द नहीं कहे जा सकते हैं। तो पत्रकारों को लेकर के जिनको लाखों लोग जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं रोज़ाना, और उनकी कही बात एक तरह से पत्थर की लकीर होती है किसी भी आम नागरिक के लिए, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान उनको जो गालियाँ मिली हैं या उनके बारे में अपशब्द कहे गए हैं, एक तरह का अविश्वास उनके प्रति जताया गया है, गोदी मीडिया कहा गया है, बिके हुए पत्रकार कहा गया है, तो फिर मीडिया तो अविश्वास का पात्र हो गया है। फिर कैसे भरोसा किया जाए? नहीं, कुछ घटनाओं को लेकर इस तरह का एक व्यापक दृष्टिकोण बनाना तो गलत होगा।
पर निश्चित रूप से जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपनी प्रतिष्ठा खुद बनानी होगी। पत्रकारों को भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा और उन्हें भी ये देखना होगा कि निष्पक्ष पत्रकारिता और सत्य को आम जनता तक लाना, ये मीडिया का मुख्य उद्देश्य है और उसके साथ समझौता ना किया जाए। यदि आप किसी विचारधारा विशेष को यदि लगातार प्रमोट करेंगे तो निश्चित रूप से वो फिर पब्लिक में आम आक्रोश का आपको ऐसा लगता है कि किसी विचारधारा विशेष के प्रति मीडिया ज़्यादा एक तरफा रहता है? ये आम धारणा है कि जो अलग अलग मीडिया हाउसेस हैं उनका झुकाव अलग अलग पार्टियों के लिए की तरफ होता है। ये पब्लिक की आम धारणा है और जैसे मैंने बताया कि यानी मीडिया अब निष्पक्ष नहीं रहा है आपके? मैं इस तरह से बिल्कुल ये नहीं बोलना चाहूँगा कि मीडिया निष्पक्ष नहीं रहा है, लेकिन जो आम धारणा ऐसा बनती है कि कुछ मीडिया हाउस किसी विशेष पार्टी को यदि प्रमोट कर रहे हैं, यदि आम धारणा ऐसी बनती है तो उससे पत्रकारों को बचना होगा। पत्रकारों को अपने नैतिक दायित्व का बोध होते हुए ये सुनिश्चित करना होगा कि समाज में सच्चाई और जो तथ्य हैं वो सही रूप से सामने आएँ। लोगों को उनके मानवीय मूल्य, राजनीतिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का पालन या उनका बोध कराने में मीडिया सही साबित हो रहा है? इसके लिए ये एक अलग ही पूरी तरह से डिस्कशन का विषय है कि और जो हम सब सारी बातें कर रहे हैं वो मानवीय मूल्य की बातें कर रहे हैं। यदि मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि आपका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आपको नहीं डिगना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मीडिया मनुष्य के जीवन के हर भाग को प्रभावित करता है, क्योंकि जो हमारे इंद्रियां हैं, आँखें जो देखती हैं, हमारे जो कान जो सुनते हैं, उनसे हमारी विचारधारा बनती है और कहीं ना कहीं उस तरह से हमारा दृष्टिकोण बनता है अंत में जाकर। तो निश्चित रूप से मीडिया सारी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है ये। और इसमें बहुत आक्रामक है मीडिया। मैं आपको बताऊं तो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आ जाने से या फिर इंटरनेट के आ जाने से प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनके पास भी अपने चैलेंजेस हैं और लंबे समय तक रुके रहने के लिए जो इस फील्ड में सच्चाई के साथ इस चीज़ का मुकाबला कर पाएगा वही लंबे समय तक इस क्षेत्र में रह पाएगा। आप न्यूज़ चैनल्स पे होने वाली डिबेट तो अक्सर देखते ही होंगे, जो प्राइम टाइम शोज़ शाम के 7 बजे से रात 9 बजे तक के आसपास में आती हैं। अभी कुछ कम हो गया, लेकिन मैं देखा करता था, पहले मैं देखा करता, अभी तो कुछ कम हो गया, पहले मैं देखता था। उन डिबेट में जो प्राइम टाइम डिबेट होती है उनमें ज़्यादातर आप देखते हैं कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई किसी को असंसदीय शब्द बोल रहा है। एक तरह से आपस में दो लोगों में झगड़ा जैसा माहौल रहता है और कोई निष्कर्ष निकाले बिना वो डिबेट समाप्त हो जाती है। विश्व के या कहें कि भारत के पहले पत्रकार नारद मुनि को कहा जाता है और नारद मुनि के बारे में कहा जाता है कि वो कलह प्रिय व्यक्ति थे। उनको भी पत्रकार की संज्ञा दी जाती है, लेकिन कलह प्रिय व्यक्ति, कि वो जहाँ जाते थे वहाँ इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करते रहते थे। तो क्या आज का मीडिया भी वही कलह प्रिय हो गया है? बहुत ठोस टिप्पणी करने के लिए मैं बहुत लायक नहीं हूँ, मैं अपने आप को समझता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया अभी अपनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा है, मुझको लगता है। और जैसे जैसे आम जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा और तो मीडिया को भी परिपक्व होना पड़ेगा। और जब एक बार मीडिया परिपक्व हो जाता है तो इस तरह की जो डिबेट्स हैं जिनका कि कोई वास्तव में निष्कर्ष नहीं होता और लोगों की मनोभावनाओं को उत्तेजित करने के लिए और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कभी कभी ऐसा मीडिया हाउस इस तरह के डिबेट को प्रोत्साहित करता है, तो ये प्रचलन धीरे धीरे बंद होगा आने वाले समय, मेरा ऐसा मानना है। नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो भारत देश में काफ़ी लंबे समय से खड़ी हुई हैं चुनौतियाँ। तो इनको कम करने में या इनकी रोकथाम कराने में मीडिया कोई अपनी भूमिका निभाता है? इस तरह की जो जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे आप नक्सलवाद की बात करें या आतंकवाद की बात करें, उसके प्रति राजनीतिक पार्टियों को आम जन में जो एक मत डेवलप करने में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। पर इसमें मैं कुछ बहुत टिप्पणी करने से मैं अपने आप को असमक्ष मानता हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एक नक्सली मुद्दा बात करें या फिर आतंकवाद का मुद्दा बात करें तो वो हर देश काल परिस्थिति में अलग अलग तरह से है। तो उसमें पर निश्चित रूप से जो भी अपराध हैं जिस तरह के ये कृत्य स्वीकार नहीं है समाज में,
और इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए, इसके विरोध में लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं, उनमें विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उन कानूनों को लागू कराना, और न्यायपालिका का काम है उन कानूनों की समीक्षा करना। और मीडिया का काम है कि इन तीनों पर अंकुश लगाना, एक तरह से वॉच डॉग या प्रहरी की भूमिका निभाना और समीक्षा करते हुए आलोचना करना। आपको लगता है कि मीडिया अपने इस उद्देश्य में, जो उसका मूल कर्तव्य होना चाहिए, इसको फलीभूत कर रहा है? जी हाँ, मीडिया को लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। और कोई भी अनियंत्रित ना हो, अंकुश पे काम करें, उसको अपने अधिकारों का बोध हो और अपने कर्तव्यों का भी आभास हो। इसको निश्चित रूप से मीडिया इस मैं मानता हूँ इसमें मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सारी चीज़ें आज के पास आपके पास उपलब्ध हैं, और कहीं भी कोई यदि गलत चीज़ें हो रही हैं तो किसी न किसी तरह से वो मीडिया तक आ जाती है, और किसी न किसी न्यूज़ चैनल के द्वारा वो आम लोगों तक भी आ जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो सारे जो व्यवस्थाएँ हैं वो अपने अधिकारों के सीमा में रह के काम करें। और जैसे मैंने बताया, अभी वाले बिहार से पंजाब से जो यूपीए के अपराधियों को लाया गया, तो मीडिया हाउस उसके पीछे पीछे पूरी तरह से मीडिया के लोग लगे हुए थे कि किसी तरह की अनहोनी ना हो उसके साथ में। तो मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हर जगह अदा कर रहा है। आपके मुताबिक मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए मीडिया का होना बहुत आवश्यक है। मीडिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, आप उसको नहीं नकार सकते। किसी भी व्यवस्था को निरंकुश बनाने से रोकने में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जिस देश का मीडिया जितना सशक्त होगा, जितना जागरूक होगा, आम लोग जितने जागरूक होंगे, वहाँ की व्यवस्थाएं उतनी ही अधिक कारगर ढंग से काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मीडिया के 4 सकारात्मक और 4 नकारात्मक पहलू आप क्या मानते हैं? बड़ा आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ दिया है। सकारात्मक पहलू ये है कि जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं, जो कि तत्कालिक राजनीतिक मुद्दे हैं, उनको लोगों तक लाना। कहीं न कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार भी मीडिया के द्वारा होता है, आप दूसरा पॉइंट इसको बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ देखें तो जैसे आपने बताया, लोकतंत्र के विकास में, लोकतंत्र को बनाए रखने में किसी भी देश की मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। आम जनता को जागरूक करना, घुमा फिरा के बातें वही हो जाती हैं, उसमें मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि आप नेगेटिव एस्पेक्ट में देखें तो जैसे कि हर प्रोफेशन में होता है, मीडिया में निश्चित रूप से कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। खास करके जो शासकीय कुछ योजनाएं, जैसे सूचना का अधिकार है, इन सारी चीज़ों के आ जाने से, और मैंने जैसे आपको बताया खुफिया कैमरे और सारी चीज़ों से आ जाने से, तो अनावश्यक अधिकारियों में एक भय का और माहौल बना होता है। तो कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं मीडिया में। बस यही कुछ बातें हैं, और बाकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो सब में होती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मीडिया लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो जब अपने परिपक्व स्तर पर पहुँच जाएगा, आम लोग जब हमारे यहाँ शिक्षा का विकास हो जाएगा और पूरी तरह से, तो इस तरह से मीडिया अपनी और एक सार्थक भूमिका निभा पाएगा समाज में। ये थे डॉक्टर विनोद दुबे, सहायक प्राध्यापक, रायपुर साइंस कॉलेज से। उनका साफ साफ कहना है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए मीडिया को होना बहुत आवश्यक है, और भारत का मीडिया अभी अपने शैशव काल में है। भले ही मीडिया को यहाँ लंबे समय से देखा जा रहा हो, आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई हो, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर उन्होंने जो अपनी राय व्यक्त की है, उससे निष्कर्ष यही निकल के आया है कि मीडिया भारत में अभी शुरुआती दौर में है, उसको परिपक्व होने में अभी वक्त लगेगा। अभी कई सोपान मीडिया को पार करने बाकी हैं। मीडिया के कुछ नकारात्मक पहलू जो हर व्यक्ति में भी होते हैं, वैसे ही हर विभाग में होते हैं, वैसे मीडिया में भी हैं, लेकिन तमाम अच्छाइयाँ भी मीडिया में हैं। मीडिया भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, लोगों को नैतिक भी बनाता है, सरकार प्रशासन से जुड़े जो अंग हैं उन पर अंकुश लगाता है, एक वॉच डॉग की भूमिका निभाता है, एक प्रेशर ग्रुप की भूमिका निभाता है, और सबसे बड़ी बात कि जहां जनता की नहीं सुनी जाती है वहां जनता की आवाज़ बनकर भी कई बार खड़ा होता है।
ये कई मुद्दों पर, कई अवसरों पर हमने देखा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मीडिया खुद के लिए स्वनियमन तय करेगा, अपनी गिरेबान में झांकेगा और जो मीडिया के मुंह पर एक कालिख पुती है अविश्वसनीयता होने की, एक अविश्वास लोगों के बीच में मीडिया के प्रति